सबसे पहले तो राहु केतु के लिए एक बात समझ लीजिए, सबसे पहला नियम यह है कि ये जिस हाउस में बैठते हैं ये उस घर के लॉर्ड बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहु फर्स्ट हाउस में बैठ गया तो फर्स्ट हाउस में बैठते ही वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बन गया। यही चीज केतु के लिए। अगर इनकी राशियों की बात करें तो इनको राशि मिली है 2। राहु को मिली है एक्वेरियस यानी कि कुंभ, और केतु को मिली है स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक। तो कुंभ और वृश्चिक ये 2 राशियां हैं राहु केतु की। ये 2 राशियां राहु केतु की। इसके अलावा एक बहुत बड़ी डिबेट है, वो आज भी है और आगे भी रहेगी, वो है राहु केतु की एग्जॉल्टेशन वाली राशियां। कि राहु केतु को एग्जॉल्टेड हम किन राशियों के अंदर मानते हैं। तो एग्जॉल्टेशन और डेबिलिटेशन पे तो नहीं जाएंगे इनकी, बट प्रैक्टिकली अगर बात करें तो ये दोनों ही राशियां ऐसी हैं जिनके अंदर बैठकर राहु और केतु आम तौर पर, मतलब अगर आप उसके कॉमन इफेक्ट्स पढ़ेंगे तो ये अच्छे रिजल्ट्स इन राशियों में देते हैं। मतलब कि अगर राहु किसी का 10th हाउस में बैठा है सपोज कीजिए, और वो टॉरस राशि में है या फिर जेमिनाई राशि में है, मिथुन राशि में, तो हम मानते हैं कि राहु की दशा में इस व्यक्ति को 10th हाउस के बहुत अच्छे परिणाम मिले, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इसको 10th हाउस के। तो इसकी एग्जॉल्टेशन वाली जो राशियां हैं उसमें हम टॉरस को भी कंसिडर करते हैं, यानी कि वृषभ को भी इसकी एग्जॉल्टेशन कंसिडर कर सकते हैं, या जेमिनी को भी कंसिडर कर सकते हैं। कुछ क्लासिक्स में उसको जेमिनी लिया है, कुछ क्लासिक्स में उसको टॉरस भी लिया है। तो हम दोनों को अच्छी प्लेसमेंट मान के चलेंगे राहु की राशि। अब बात यह आती है कि राहु केतु शुभ फल कब देंगे, किन कंडीशंस में। केंद्र हाउसेस कौन कौन से होते हैं आप सभी लोगों को बताया गया है। केंद्र हाउसेस कौन कौन से होते हैं? 1 4 7 10, 1 4 7 10। केतु, अरे भाई केतु की एग्जॉल्टेशन राशियां वही होंगी जो राहु के अपोजिट है। केतु की एग्जॉल्टेशन राशियों में स्कॉर्पियो और सजिटेरियस आ जाएगी। 1 4 7 10, 1 4 7 10 मतलब केंद्र हाउसेस, और 1 5 9, सॉरी 1 5 9 में 1 नहीं लेंगे हम, 5th और 9th को त्रिकोण लेंगे। तो 1 4 7 10 इज केंद्र, 5 and 9 इज त्रिकोण। मतलब यदि आपके राहु या केतु 1 4 7 10 में बैठेंगे तो वो केंद्र के स्वामी की तरीके से कार्य करेंगे, और यदि वो 5th और 9th में बैठेंगे तो वो त्रिकोण के स्वामी की तरीके से कार्य करेंगे। तो केंद्र में बैठे तो केंद्रा लॉर्ड बन गए, त्रिकोण में बैठ गए तो ट्राइन लॉर्ड बन गए। ठीक है। तो राहु केतु के लिए सबसे पहला प्रिंसिपल तो यही कि जिस घर में बैठे वहां के लॉर्ड बन गए। केंद्र में है तो केंद्र के लॉर्ड, त्रिकोण में है तो त्रिकोण के। अब आप लोगों ने विष्णु लक्ष्मी योग पढ़ा था,
तो विष्णु लक्ष्मी योग की कंडीशन आपको क्या कहती थी? विष्णु लक्ष्मी योग की कंडीशन आपको कहती है कि केंद्र और त्रिकोण का यदि संबंध बन जाए, केंद्र का और त्रिकोण का यदि संबंध बन जाए तो वो राजयोग बन जाता है, दैट बिकम्स अ राजयोग। अब उसी प्रिंसिपल को राहु पर एक्सटेंड करके देखें तो प्रिंसिपल क्या बनेगा कि यदि राहु केंद्र में बैठा हो और त्रिकोण के स्वामी के साथ में हो या उसको दृष्ट कर रहा हो, तो राहु जो है वो केंद्र में बैठा हो और त्रिकोण का स्वामी उसके साथ बैठ जाए या उसको दृष्ट कर ले, तो ये एक राजयोग बना देता है, इट मेक्स अ राजयोग। वो साथ बैठ के भी बन सकता है या देख के भी बन सकता है। यहां पर पूर्ण संबंध की जरूरत नहीं है। पूर्ण संबंध की कैसे? जैसे आपने बाकी प्लैनेट्स के लिए क्या पढ़ा था? बाकी प्लैनेट्स के लिए तो अगर आपका कोई भी केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड साथ है, दोनों साथ में है, या दोनों एक दूसरे की राशि बदल रहे हैं, ठीक है, या राशि बदल रहे हैं, या साथ है, या फिर एक दूसरे को परस्पर दृष्ट कर रहे हैं, तब हम कहते हैं कि भाई संबंध बना और उस संबंध के कारण राजयोग बना। लेकिन राहु या केतु के केस में ऐसा नहीं है। राहु और केतु के केस में अगर राहु केतु केंद्र में है और त्रिकोण का स्वामी उनको देख रहा है या उनके साथ में बैठा है, तो वो एक राजयोग का निर्माण करेगा। और यदि ये त्रिकोण में बैठे और केंद्र का स्वामी इनके साथ बैठा है या इनको देख रहा है, तो भी ये राजयोग का निर्माण करेगा। ये फर्स्ट कंडीशन है राहु केतु के राजयोग। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, दिखा रहा हूं कि किन कंडीशंस में जो राहु की दशा है वो बहुत फेवरेबल जाएगी। तब तक मेरे को यहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति, या एक छोड़िए, मैं 2-3 चार्ट ले लूंगा, कोई भी ऐसे लोग जिनका राहु 5th हाउस में हो या 9th हाउस में हो, वो अपनी कुंडली जो है वो यहाँ पे डाल दें ताकि हम त्रिकोण का केस भी देख लें। अगर राहु 9th में या 5th में हो या केतु 5th या 9th में हो तो भी चलेगा, तो हम उसमें देख सकते हैं कि भाई कोई राजयोग जो है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, तो वो केस हम देख सकते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर। ये चार्ट देखिए आप, सॉरी ये तो राहु ऋषभ का है, एग्जाम्पल कहाँ गया था? ठीक है, ये आ गया राहु का फर्स्ट एग्जाम्पल। ये कुंडली में, इस कुंडली में देखिए कि राहु जो है वो कौन से घर में? राहु कौन से घर में है? 7th हाउस में। 7th हाउस क्या हो गया? केंद्र हो गया। राहु इज इन केंद्र। और यहाँ पे त्रिकोण के लॉर्ड कौन कौन है इस कुंडली में? त्रिकोण का लॉर्ड है 5th और 9th। 5th और 9th यानी कि सन और जुपिटर। तो राहु के साथ में कौन है? राहु के साथ में सन है। राहु का केंद्र में बैठना और त्रिकोण के स्वामी के साथ में बैठ जाना या उससे दृष्ट हो जाना, अगर सूर्य यहां नहीं होता, लेट से राहु के साथ में नहीं होता, मेष राशि में होता,
तब भी इनका संबंध बनता, तब भी राजयोग बनता। मतलब कंडीशन क्या है कि आपकी कुंडली में यदि राहु फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, 10th हाउस के अंदर है और उसकी कनेक्शन बन रही है त्रिकोण के लॉर्ड के साथ थ्रू एस्पेक्ट और थ्रू कंजंक्शन, देन आपका राहु आपको अपनी दशा के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन देगा, बहुत अच्छा स्टेटस प्रोवाइड करेगा। दैट विल क्रिएट अ राजयोग, दैट कॉम्बिनेशन विल क्रिएट अ राजयोग। पहली कंडीशन ये कहती है, ठीक है। इसी कंडीशन को लेकर एक दूसरा एग्जांपल भी यहां पे देख लेते हैं, उसमें कैसे बना। कुंडली देखिए, इस कुंडली में देखिए राहु कहां पर है। राहु इज इन 7th हाउस, 7वें घर में, और किसके साथ? तो यहां पर राहु मार्स के साथ है, ठीक है। तो राहु क्या हुआ? राजयोगा प्रोड्यूसिंग हो गया, बिकॉज केंद्रा लॉर्ड बन गया त्रिकोण के लॉर्ड के साथ। लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ राहु ही नहीं बना है, यहां पर सिर्फ राहु जो है वो शुभ नहीं बना है, यहां पे केतु भी शुभ बन गया। केतु भी जो है वो राजयोग प्रोड्यूसिंग है। तो पहली कंडीशन आप लोगों की क्लियर हो गई राहु केतु को लेकर। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन फिर बता रहा हूं। पहली कंडीशन कहती है कि यदि आपका राहु और केतु केंद्र में होगा और त्रिकोण का स्वामी उसको दृष्ट करेगा या उसके साथ बैठेगा, तो आपके राहु और केतु अपनी दशा में आपको राजयोग देंगे, वो आपको पोजीशन देंगे, स्टेटस देंगे, ठीक है, अपनी दशा। ये सबसे पहला नियम है। अब त्रिकोण का और देखते हैं। अभी आपने देखा कि केंद्र में राहु केतु क्या कर रहे हैं, अब देखते हैं त्रिकोण में क्या। ठीक है, ठीक है जी। यहां पर किसका चार्ट है? 2 अप्रैल 1966। बीस 15 वाला नहीं जी, ये तो चार्ट में बन ही नहीं रही, कंडीशन ही नहीं बन रही है, तो गलत है। 25 दिसंबर 1968।
कुंडली आपके सामने है, ठीक है। तो इस कुंडली में केतु जो है वो 5th हाउस में बैठा हुआ है। वो 5th हाउस के अंदर बैठ के केतु जो है वो त्रिकोण का लॉर्ड बन गया, ठीक है जी, त्रिकोण का लॉर्ड बन गया। और त्रिकोण का लॉर्ड बनकर ये 5th हाउस में बैठा हुआ है। और आपको केंद्र का कोई लॉर्ड दिख रहा है जो इस टाइम इस केतु पे दृष्टि कर रहा है अपनी? बताइए, कोई ऐसा प्लेनेट है जो केंद्र का लॉर्ड बन के इस पे दृष्टि कर रहा है? सैटर्न। क्यों सैटर्न? बिकॉज सैटर्न 10th लॉर्ड है। क्या है? 10th लॉर्ड। तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठे हुए केतु के साथ में अपना रिलेशन बना रहा है। केतु दशा विल बी एक्सीलेंट। केतु दशा विल बी एक्सीलेंट। ये कब? और देखो ये केतु दशा गई भी अभी अभी है, ये 2013 से 2020 के बीच में आई, ठीक है। तो केतु की दशा ने पोजीशन तो दी है, पैसा दिया है, स्टेटस दिया है। केतु वॉज गुड, ठीक है। आप लिख रहे हैं बहुत बुरी गई, बहुत खराब गई, मतलब कुछ पैसा वैसा नहीं आया, इसका मतलब केतु में आपका कहने का मतलब? अरे तो पैसा आया, फिर आप कैसे कह रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? आप वो छोड़ दीजिए, मेंटल पीस गया कि नहीं गया वो छोड़ दीजिए। हमारा हमारा मकसद यहाँ पे राजयोगा मीन्स वो हम उसको मटेरियलिस्टिक वे में देख रहे हैं उसको, केतु। हम वो सब चीजें नहीं देख रहे, वो पीस कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो तो उसके आंसर तो मिल जाएंगे जब दशा लगन बनाओगे तो पता चल जाएगा। वो केतु की वजह से नहीं गया पीस। इस पूरी कुंडली में एक ही बुरा योग है, सबसे बुरा योग जो पूरी कुंडली को रोके हुए, वो शनि राहु है। उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हमारा जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल सीधा सीधा ये है कि केतु जो है वो त्रिकोण के अंदर है, केंद्र का स्वामी उसको देख रहा है। तो केतु जो है वो अपने पीरियड में व्यक्ति को सक्सेस देगा। यहां राजयोग का मतलब यह है हम सक्सेस से ले रहे हैं। और एक बात बहुत सीधी सी है, जब आदमी को सक्सेस मिलेगी, जब उसके पास जिम्मेदारियां आएंगी, पैसा आएगा, तो डेफिनेटली बहुत सी और भी चीजें हैं जो उसके साथ में होंगी। लेकिन यहां पर हम सक्सेस के रूप में अगर बात करें तो केतु इज अ वेरी गुड प्लैनेट, बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्लियर? राहु केतु का त्रिकोण में फंडा क्लियर हो गया कि राहु केतु अगर त्रिकोण में होंगे तो कब राजयोग देंगे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिए। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट योग। देखिए, पराशरी ज्योतिष में ऐसा देखा गया है और देखा भी गया है, और जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन में भी ये बात सिद्ध होती दिखाई देगी। वो ये कि ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं ज्योतिष में जो बहुत से प्लैनेट्स को कवर कर लेते हैं। जो इनको देख रहा है उसको कवर कर लेते हैं, जिसकी राशि में बैठे हैं उसको कवर कर लेते हैं, जो साथ में बैठा है उसको कवर कर लेते हैं। तो अब दूसरा पॉइंट जो निकल के आता है राहु के, वो ये निकल के आता है कि ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह माना जाता है बृहस्पति को, जिसके अंदर नैसर्गिक शुभता है। और बृहस्पति की भी सबसे शुभ चीज कौन सी मानी गई है? वो मानी गई है उसकी दृष्टियां। कौन सी? 5th एंड 9th, स्पेशली 5th एंड 9th।
उसकी 5वीं दृष्टि और 9th दृष्टि को सबसे शुभ लिया गया। तो कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन कहती है यदि आपके राहु केतु पर, यदि आपके राहु केतु पर, मैं कहता हूं आपका राहु केतु सबसे डैमेजिंग हो, केपी के हिसाब से वो 6 8 12 दे रहा हो, वो 5 8 12 दे रहा हो, वो सारे हर प्रकार का ज्योतिष उसको निराधार बता रहा हो कि भाई ये केतु ऐसा कर देगा, राहु ऐसा कर देगा, सिर्फ एक और एक कंडीशन ऐसी है कि वो उसको इतना बेस्ट ग्रह बना देगी कि आप उसकी दशा में पूरा एंजॉय करो। वो कंडीशन क्या है कि यदि आपके राहु केतु पर बृहस्पति की 5वीं या 9वीं दृष्टि आ जाए, आपके राहु केतु पर बृहस्पति की 5th या 9th एस्पेक्ट अगर आ गई, तो राहु केतु आपकी कुंडली के सबसे बेस्ट प्लेनेट हो गए। मतलब जिस पे भी आई, XYZ किसी भी प्लेनेट, वो सबसे बेस्ट हो गया आपके। आप चरण छूइए उस प्लेनेट के डेली, मतलब इतना बढ़िया हो गया वो प्लेनेट। अब कई लोगों के दिमाग में क्या चीज आती है, मेरा तो 8वें में बैठा है, मेरा तो 12वें में बैठा है, मेरा तो 6ठे में बैठा है, तो 6th 8th और 12th में भी बैठा हो सकता है आपका राहु या केतु, और वहां पर भी जुपिटर की दृष्टि आ सकती है। तो क्या उस कंडीशन में भी ये उतने ही शुभ होंगे? आंसर है यस, उस कंडीशन में भी ये उतने ही शुभ होंगे। बहुत रेयर कुंडलियां ऐसी होती हैं, बहुत रेयरेस्ट, जहां पर ये दोनों प्लैनेट शुभ हो जाते हैं, जुपिटर और केतु, वो सॉरी राहु और केतु। बहुत रेयर, कुछ कंडीशंस हैं, उसकी अभी बात नहीं करेंगे। तो राहु और केतु पर यदि बृहस्पति की आपकी कुंडली में 5th या 9th एस्पेक्ट है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी राहु की दशा, आपकी केतु की दशा एक्सीलेंट जाएगी। भाई कंजंक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एस्पेक्ट। मैंने 5th और 9th एस्पेक्ट के लिए आप लोगों को कुछ शब्द कहे थे, याद होगा आप लोगों को, जब हम बृहस्पति, शनि और मंगल के एस्पेक्ट्स का स्टडी कर रहे थे, तो उस समय मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि बृहस्पति की 5th और 9th एस्पेक्ट ऐसी है जैसे किसी ने उस पर गंगा जल छिड़क दिया। ठीक है, आप लोगों ने राहु केतु को लेकर मैथोलॉजिकली जो स्टोरी है, हालांकि उसको हम मैथोलॉजी क्यों कहें, वो हमारे लिए तो वो रियल ही है। तो उस स्टोरी के अकॉर्डिंग देवताओं के साथ साथ सिर्फ 2 असुर ऐसे थे जिन्होंने अमृत का सेवन किया था, देवर राहु एंड केतु। जब आपका राहु या केतु का संबंध, यस एग्जैक्टली, स्वर्ण भानु, ये शब्द सही है, स्वर्ण भानु, जब आपके राहु और केतु का संबंध बृहस्पति से बनता है और बृहस्पति उन पर 5वीं या 9वीं दृष्टि डालता है, तो ये वही राहु केतु बन जाते हैं जिन्होंने कभी अमृत का सेवन किया था। आप समझ गए, आपकी कुंडली में ये अमर राहु केतु बन गए। क्यों? बैठे किसकी पंक्ति में? देवताओं की पंक्ति। थे असुर, बैठे देवताओं की पंक्ति में।
मिला क्या? अमृत। किसको मिल रहा था? देवताओं को मिल रहा था। क्वालिटी असुर होते हुए भी क्वालिटी देवताओं की आ गई अब। बृहस्पति के 5वें और 9वें दृष्टि से अच्छा ज्योतिष में कुछ नहीं। ध्यान रखना है चीज। ये हर चीज ना पढ़ने की, हर चीज लॉजिक लगाने की, या हर चीज एक रिटर्न मोड में लाने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो दिमाग में रहने चाहिए। अगर कोई चीज बहुत भद्दी नजर आ रही है, कुंडली बहुत खराब नजर आ रही है, और हमें डर है दिक्कत ना हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन अचानक से दिखा कि बृहस्पति देव ने उस जगह पर, उस कॉम्बिनेशन पर अपनी दृष्टि डाल दी, 5th या 9th, आबाद हो गई वो जगह, बिल्कुल आबाद हो गई वो। अब कोई टेंशन नहीं है वहां। इतना असर है इस दृष्टि का। एक्सीलेंट है। तो ये कैसे काम करती है उसको भी एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एक बात और, एक प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल क्या है? अगर किसी हाउस का लॉर्ड, अगर किसी हाउस का लॉर्ड अपने हाउस में बैठा हो, अगर किसी हाउस का लॉर्ड अपने हाउस में बैठा है और जुपिटर ने अपनी 5th या 9th एस्पेक्ट उस पर दे दी, अपनी 5th या 9th एस्पेक्ट उस पर दे दी, उस घर के सिग्निफिकेशंस को उसने मल्टीफोल्ड बढ़ा दिया। मल्टीफोल्ड। मल्टीफोल्ड का अर्थ क्या है? मल्टीफोल्ड का अर्थ यह है कि अगर किसी का सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में है, समझिएगा इस बात को, सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में है, जुपिटर 10th हाउस में बैठा है, दृष्टि डाल दी सेकंड हाउस के लॉर्ड पर। सेकंड हाउस क्या दे रहा है आपको? वेल्थ दे रहा है। अगर जुपिटर वहां पे नहीं होता तो भी हम ये कहते हैं कि इसके पास वेल्थ रहेगी, लेकिन अब वेल्थ नहीं रहेगी, अब एनॉर्मस वेल्थ रहेगी, भरपूर वेल्थ रहेगी। इसी तरीके से एक प्रिंसिपल तो ये है। अब फॉर एग्जांपल किसी का राहु 10th हाउस में है, सपोज करिए, ये मैं राहु केतु के लिए भी बता रहा हूं कि क्यों राहु केतु इतने अच्छे बन जाते हैं प्लैनेट। अभी मैंने राहु केतु जब पढ़ाना आप लोगों को शुरू किया था तो आप लोगों को कुछ बात कही थी कि राहु केतु जिस घर में बैठते हैं उस घर की लॉर्डशिप ले लेते हैं, राइट? क्लियर थी ये बात? किसी का राहु 10th हाउस में बैठा है, वो कौन से घर का लॉर्ड बन गया? 10th हाउस का लॉर्ड बन गया। हम क्या कहेंगे? 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, जुपिटर का दृष्टि चला गया वहां पे 5th, क्या चीज मल्टीफोल्ड हो जाएगी?
स्टेटस मल्टीफोल्ड हो जाएगा, सक्सेस मल्टीफोल्ड हो जाएगी, फेम मल्टीफोल्ड हो जाएगा। तो राहु अगर किसी का 10th में बैठा है, जुपिटर उसको देख रहा है, तो स्टेटस मल्टीफोल्ड हो गया। राहु 9th हाउस में बैठा है, जुपिटर 5th हाउस में बैठा है, राहु 9th में है, जुपिटर 5th में है, क्या कहेंगे? यहां पे लक जो है वो मल्टीफोल्ड हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? अगर कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड हो गया, अगर कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेशन में है, अगर कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेशन में है और जुपिटर का 5th एस्पेक्ट उस पर आ रहा है, फिफ्थ एस्पेक्ट उस पर आता है, तो वो प्लैनेट जिन हाउसेस को रूल कर रहा है, जिन हाउसेस को वो रूल कर रहा है, उनके रिजल्ट्स को इंक्रीज कर देगा। इंटेलिजेंस कौन सा घर है? विच इज द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस? 5th हाउस इज द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस। 5th लॉर्ड अगर एग्जॉल्टेड हो गया तो कैन वी से कि ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है? बोलेंगे। वहां पर यदि जुपिटर ने अपना 5th एस्पेक्ट डाल दिया, 5वीं दृष्टि डाल दी, 5वीं दृष्टि डाल दी, तो क्या होगा? इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हो जाएगा। जब मैं कोई ऐसी कुंडली देखता हूं, वो पूछता है इसकी इंटेलिजेंस कैसी है, तो मैं बोलता हूँ रावण है, रावण। अब आदमी सोचता है रावण है, रावण का मतलब क्या हो गया यार, ये तो मतलब वैसा होगा। अब कोई इस बात को समझता नहीं है। वहां पर रावण कहने का अर्थ है कि ये उतना बुद्धिमान होगा। 10 सर होंगे इस व्यक्ति के। अब 10 सर से अर्थ है कि इस व्यक्ति को एक बारी में पता नहीं कितनी चीजों का ज्ञान है, जिसका 5th लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो जाए और जुपिटर उसको दृष्ट करे। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स बाकी पॉइंट्स के जो हमने अभी तक पढ़े। तो बृहस्पति के 5वें और 9वें एस्पेक्ट को भूलने का नहीं, कभी भी लाइफ में। किसी की भी कुंडली में दिखे, समझ लीजिए संजीवनी बूटी वहीं पे रखी हुई है।
हर आदमी को जरूरत पड़ती है जीवन में कभी ना कभी संजीवनी बूटी की। वो संजीवनी बूटी वहीं पर ही है जहां पर 5th और 9th एस्पेक्ट है आपका, जुपिटर। और जैसे ही गंगा जल में डुबकी लगाओगे वैसे ही वो 5th और 9th एस्पेक्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके पीछे का तर्क क्या है वो कभी रेमेडी के टाइम पे बात करें, ठीक है। चलिए, तो अरे भाई हम जुपिटर के एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, जुपिटर के एस्पेक्ट तक रहिए। मार्स का एस्पेक्ट, सैटर्न का एस्पेक्ट हम पढ़ चुके, वो वही है, उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, वो वही है जो हमने पढ़े थे। अभी हम सिर्फ राहु केतु को लेकर ही स्टडी कर रहे हैं बस। हमारा जो टॉपिक है आज का राहु केतु, दैट्स इट। उसके आगे या पीछे हमने बात नहीं करी। चलिए, तो एग्जाम्पल देखिए, केतु कौन से घर में है? केतु कौन से घर में है? 11th, 11वें घर में। जुपिटर कौन से घर में है? 3rd हाउस में है। जुपिटर इज इन 3rd हाउस। कौन सा एस्पेक्ट गया केतु पे? तो केतु पर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि चली गई, ठीक है। केतु की दशा इस टाइम पर ऑन है, पूरी दशा एक्सीलेंट जाएगी। केतु दशा एक्सीलेंट जाएगी, जैसा मर्जी कंडीशन बन जाए। अंतरदशा आएंगी, वो छोटी छोटी अपनी जो भी चीजें करनी है करती रहेगी। लेकिन मैंने महादशा के लिए क्या बोला है? महादशा इज मेजर सिचुएशन, महादशा इज स्टेटस। पूरी केतु की दशा में स्टेटस बना रहेगा। अंतरदशाएं ठीक है, अपना जो कुछ भी करेंगी, फ्रेंडशिप, एनिमिटी, ये वो जो भी उनके बारे में हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग वो जो मर्जी करती रहे। लेकिन अगर हम ओवरऑल दशा की बात करेंगे, महादशा की बात करेंगे, तो दैट विल बी ग्रेट, बहुत बढ़िया जाएगी, ठीक है। ये हुआ केतु का। अब देखते हैं राहु का। मचा रहे थे। कुंडली देखिए, क्या दिखा कुंडली में राहु को लेकर? राहु 4th हाउस में है, 5th एस्पेक्ट जुपिटर का।
ये आदमी के जीवन में क्या चीज होगी जो भरपूर होगी? लग्जरी एंड कंफर्ट, प्रॉपर्टी। ये कुंडली देखिए, इस कुंडली में देखिए क्या स्पेशल दिखाई देता है। जो कुछ रूल्स मैंने अभी बताए थे वो क्या चीज दिखती है आपको? इस कुंडली में 2 घर बहुत प्रोमिनेंट है, 3 घर कहूंगा मैं, इनफैक्ट 3 घर जो है वो बहुत मजबूत है। सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ। राहु बैठा है सेकंड हाउस में, सेकंड लॉर्ड बन गया, जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट आ गया, इमेंस वेल्थ देगा, इमेंस वेल्थ। सैटर्न एक्सॉल्टेशन में बैठा है, फिफ्थ लॉर्ड बनकर, सिक्स्थ लॉर्ड बनकर, तो एक्सॉल्टेड कर दिया फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस को, बढ़िया कर दिया। और साथ में दृष्टि किसकी आ गई? 5वीं दृष्टि जुपिटर की आ गई। ये तीनों हाउस एक्सट्रीमली पावरफुल हो गए। राहु की दशा में भरपूर पैसा आएगा, सैटर्न की दशा में भरपूर इंटेलिजेंस काम करेगी, सैटर्न की दशा में अगर कोई चैलेंजेस होंगे या कंपटीशन करना होगा तो वो कंपटीशन भी क्लियर होगा। फिफ्थ का जड़ खराब है, बिल्कुल सही बात है, खराब है। अभी हम दशा के हिसाब से बात कर रहे हैं राहु केतु की। जड़ खराब है लेकिन जड़ अच्छा भी है, दोनों चीजें हैं, जड़ खराब भी है, जड़ अच्छा भी है। फिफ्थ हाउस में मरकरी बैठा है जो अच्छा है, सन बैठा है वो खराब है, चंद्रमा देख रहा है वो खराब है। सन और मून जो है वो मिलके फिफ्थ हाउस की जड़ को खराब कर रहा है, डेफिनेटली। ठीक है, चलिए। राहु की दशा आएगी नहीं? नहीं आएगी, सही कहा, नहीं आएगी, लेकिन राहु की अंतरदशा फिर भी आएगी। दशा नहीं आएगी, अंतरदशा तो आएगी। पूरी नदी ना सही, नहर से काम चला ले। ठीक है, तो राहु केतु के आपने 3 पॉइंट्स अभी पढ़े, केंद्र का पढ़ा, त्रिकोण का पढ़ा, और फिर जुपिटर के फिफ्थ और नाइन्थ एस्पेक्ट का पढ़ा।
ये 3 पॉइंट तो अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर इन 3 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट भी आपके राहु केतु पे मिल जाता है, आप निश्चिंत हो जाइए, डरिए मत, आपकी दशा बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। मेरे पास एक कुंडली आई, बहुत डरी हुई फीमेल। बच्चे ने जब ज्योतिष शुरू किया था, कुछ प्रिंसिपल्स पता थे, राहु देखा 8th हाउस में। बोलती मेरे बच्चे को कहा है कि ये मार्केश बन गया राहु 8वें घर में बैठ के, और ये बच्चे की लाइफ को खतरा दे रहा है। तो हम तो उस टाइम पे शुरू में हम भी रट लेते थे प्रिंसिपल्स को, तो हम भी रटी रटाई चीजों को ध्यान में रखते थे। तो हमें इतना पता था कि बृहस्पति ने अगर देख लिया तो बहुत बढ़िया काम करेगा। तो मैंने बोला ये तो बहुत लंबी दशा है, इसमें चिंतित क्यों हो रहे हो, और मुझे तो नहीं लगता ये खराब जाएगी, 8वें घर के अच्छे रिजल्ट देगी। फिर पता चला कि जो फादर हैं वो मिलियनेयर बिलियनेयर किस्म के व्यक्ति हैं। बच्चा जो है, अब देखिए ये प्लैनेट कैसे खेल खेलते हैं, और स्पेशली जब आपका प्लैनेट हो तो क्या करते हैं। राहु पर दृष्टि आ गई बृहस्पति की 5वीं, तो मतलब अपने को इतना पता है आज की डेट में कि प्लैनेट तो अच्छा हो गया, मतलब प्लैनेट के बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे, दशा अच्छी रहेगी। लेकिन वो दशा अच्छी हुई कैसे? 8th हाउस में बैठा हुआ राहु। बच्चे ने कुछ बायोटेक्नोलॉजी समथिंग, कुछ बायोलॉजी वगैरह से रिलेटेड कुछ किया होगा, बायोमेडिकल था, बायोटेक्नोलॉजी थी, जो भी था सब्जेक्ट XYZ जो भी था, उसके बाद में लिया। और लेने के बाद कोई पर्टिकुलर टॉपिक था, जहर के ऊपर, जो ये मतलब जो अपना पॉइजन होता है, पॉइजन का यूज रहता है मेडिसिन के अंदर। तो पॉइजन पर रिसर्च करने के लिए इंडिया में 2 या 3 लोगों के नाम को सिलेक्ट किया गया कि भाई ये पॉइजन पर रिसर्च करने के लिए सिर्फ 2 या 3 लोग जो हैं वो इंडिया से सिलेक्ट हुए हैं, और उनको सिलेक्ट करके कहीं पर भेजा जाएगा अब्रॉड कहीं पर। उन 3 लोगों में ये था जिसका राहु 8th हाउस में था, और जुपिटर उस पर अपनी 5th एस्पेक्ट दे रहा था। आपको पता है रिसर्च का हाउस कौन सा है? 8th हाउस। 8th हाउस में बैठा हुआ राहु कहां का लॉर्ड बन गया? 8th हाउस का लॉर्ड बन गया। जुपिटर ने अपनी 5th एस्पेक्ट डाल दी, कौन से घर के अफेक्ट मल्टीफोल्ड हो जाएंगे? 8th हाउस के अफेक्ट मल्टीफोल्ड हो जाएंगे। 8th हाउस में क्या आता है? रिसर्च आती है। 8th हाउस में क्या आता है? इनहेरिटेंस आता है। इतना पैसा कमाया हुआ है फादर ने कि ये अपनी पूरी जिंदगी लगा के नहीं कमा पाएगा, वो इसको मिल गया, रिसर्च का मौका इसको मिल गया। अब पता नहीं क्या कर रहा होगा, अभी भी राहु की दशा तो अभी भी बाकी होगी जहां तक मेरा ख्याल है, बट स्टिल मैं ये कहूंगा अभी भी बढ़िया ही जाएगी पूरा। तो ये जो प्रिंसिपल है राहु केतु का, कि जुपिटर की 5th और 9th एस्पेक्ट उस पर आ जाए, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। ठीक है, तो एक हो गया ये। दूसरा या लास्ट प्रिंसिपल आपका क्या कहता है? क्योंकि अब जो हॉरोस्कोप आएगा ना, सबका इंटरेस्ट जाग जाएगा उसमें। क्यों? अगेन मैं आज फिर दोबारा से अपनी ही कंट्री का हॉरोस्कोप हम लगाएंगे, इंडिया का, और उसमें आप लोगों को खुद पता चलेगा कि 2032 के बाद अगले 20-22 साल जो हैं अपने देश के कैसे हैं। आज आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन जो है अपनी रहने वाली है। अगर राहु अकेला बैठा है किसी भी घर में, XYZ किसी भी घर में बैठा हुआ है, और राहु जिस घर में बैठा है उसका राशि डिस्पोजिटर, मैं फिर रिपीट करता हूं, राहु जिस घर में बैठा है
उसका राशि डिस्पोजिटर यदि किसी भी प्रकार का राजयोग बना रहा है, किसी भी प्रकार का राजयोग बना रहा है, तो राहु की दशा एक्सेलेंट जाएगी। राहु की दशा एक्सेलेंट जाएगी। सपोज मकर लगन की कुंडली है, मकर लगन की कुंडली है और राहु बैठा है 9th हाउस में। मकर लगन की कुंडली है, राहु 9th हाउस में बैठा है सपोज कीजिए, तो मकर लगन में 9th लॉर्ड कौन हो गया? मरकरी। राहु तो हो ही गया, राहु तो बन ही गया 9th हाउस में बैठ के 9th लॉर्ड, बट उसको कोई नहीं देख रहा है, ना उसके कोई साथ बैठा है, ना बृहस्पति की दृष्टि है, कुछ नहीं, अकेला है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि जो 9th लॉर्ड है मरकरी, और मकर लगन की कुंडली में 10th लॉर्ड कौन बनेगा? वीनस बनेगा। अगर मकर लगन की कुंडली में मरकरी और वीनस दोनों साथ में बैठ जाए तो ये विष्णु लक्ष्मी योग बनाएंगे? यस और नो? बनाएंगे ना? तो ऐसे में यदि आपका राहु 9th हाउस में बैठा है और आपका राहु का डिस्पोजिटर यदि विष्णु लक्ष्मी योग बना रहा है तो राहु की दशा एक्सेलेंट जाएगी। आपके कल्चर को, आपकी संस्कृति को कौन सा प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है बताइए? जुपिटर। भाई कल्चर का तो वही प्लैनेट है, जुपिटर। शुक्र की राशि में अगर जुपिटर आ जाए तो क्या होगा? जुपिटर खराब हो जाएगा। चलिए, आज आपको फिर दोबारा से मंडेन एस्ट्रोलॉजी के कुछ टिप्स मिलेंगे जो हमने इससे पहले जब इंडिया का चार्ट किया था तब आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी चीजें देखी थी। आज मैं फिर कुछ चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा, उसको देखिएगा। ये सब बीच बीच में इसलिए ताकि आपको कुछ एडिशनल चीजें भी मिले और आप अपनी जो एक कन्वेंशनल सोच है एस्ट्रोलॉजी को लेकर, नहीं ऐसे ही होती है, ऐसे ही होती है, ऐसा बुक में लिखा है तो ऐसे ही हो, उससे हटकर अपना कुछ सोच पाए कि हाँ ये चीज यहां पर दिखाई दे रही है, ये चीज कार्य कर रही है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर एग्जाम्पल उठाते हैं। देखो जी, ये है अपना प्राणों से प्रिय भारत का हॉरोस्कोप। ठीक है, तो यहां पर टॉरस राशि के अंदर राहु बैठा हुआ, देखिए राहु बैठा है फर्स्ट हाउस में। राहु पर किसी तरह की कोई दृष्टि दिखाई दे रही है? किसी भी तरीके की कोई दृष्टि आप लोगों को दिख रही है? नहीं। राहु का डिस्पोजिटर कौन है? हु इज द डिस्पोजिटर ऑफ राहु? वीनस। क्या वीनस इस कुंडली में विष्णु लक्ष्मी योग बनाता है? क्या केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनाता है वीनस? यस। कैसे?
वीनस एंड मरकरी, वीनस एंड मरकरी, एंड वीनस एंड सैटर्न, वीनस की दशा बढ़िया थी इंडिया की। आप देखिए इकोनॉमी ने अच्छा ग्रो किया था उस टाइम पे। आप लगाएंगे, जब हॉरोस्कोप लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि उस टाइम पर इकोनॉमी क्यों ग्रो की। अब और अभी दशा कौन सी चल रही है? अभी दशा कौन सी चल रही है? अभी दशा चल रही है चंद्रमा की। चंद्रमा से 10th लॉर्ड देखिए कौन बना। चंद्रमा से 10th लॉर्ड कौन बना है कुंडली में? मार्स। चंद्रमा से मार्स कहां चला गया, किस राशि में चला गया देखिए। 12th हाउस में चला गया। किस साइन के अंदर चला गया, साइन देखिए। मरकरी में चला गया। पूरी चंद्रमा की दशा में स्ट्रगल करना पड़ रहा है काम को लेकर। 12th हाउस में आ गया वैसे ही। चलो 12th हाउस में होता हम ये भी कह सकते थे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे, लेकिन क्यों नहीं हो पाए? बिकॉज राशि किसकी है? राशि देखिए मरकरी की है। मरकरी क्या करेगा? मार्स को डिस्टर्ब करेगा, नहीं करने देगा। मोदी जी चक्कर लगा रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले आऊं ले आऊं, घुमाए सारे देश, फिर भी नहीं हो पा रहा। फिर भी दिक्कत आ रही है बाहर की इन्वेस्टमेंट खींचने। क्यों? बिकॉज 12th हाउस जो है वहां पर मरकरी का साइन है। नेक्स्ट ईयर सितंबर से मरकरी की अंतरदशा शुरू हो रही है। नेक्स्ट ईयर सितंबर या जुलाई से, मतलब मेरे को अच्छे से याद नहीं है, आप कुंडली देखेंगे लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो टाइम रहेगा जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। आप में से कोई सरकारी आदमी हो तो मोदी जी के पास ये संदेश पहुंचा देना कि भैया अपने एफर्ट्स मार लेना, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। अब राहु जो है वो राहु योग में है। एक्सीलेंट जाएगा वो। अब देखिए ये इतना अच्छा हॉरोस्कोप है, इस पूरे हॉरोस्कोप की हालत खराब सिर्फ एक चीज ने कर दी। आपने नोटिस किया? इस कुंडली में सबसे अच्छे राजयोग बने हुए हैं। फर्स्ट और फिफ्थ का बना हुआ है, फर्स्ट और नाइन्थ का बना हुआ, 159 का बना हुआ। अब आप ये देखिए कि 1, 5 और 9 में कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं। देखिए 1, 5 और 9 में कौन कौन से प्लैनेट आते हैं? वीनस, मरकरी, सैटर्न। वीनस, मरकरी, सैटर्न। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो इन तीनों का एनिमी? बताइए कौन सा प्लैनेट है जो वीनस का भी एनिमी है, मरकरी का भी एनिमी है, सैटर्न का भी एनिमी? एक ही प्लैनेट है, चंद्रमा। मून। किसकी राशि में बैठ गए तीनों जाके? देखिए किसकी राशि में बैठ गए? मून की राशि में बैठ गए। किसका दान करवाएं? किसका दान करवाएं? पानी का। हो तो रहा है, दान ही तो हो रहा है। जो पानी जाता है, जिसको रोकने की बात की जाती है, वो क्यों की जाती है? वो पानी कहां से जा रहा है?
यहीं से जा रहा है। और जब भी स्टेबल होने की कोशिश करता है, असम में बाढ़ के हालात, बिहार में बाढ़ के हालात, यहां पर बाढ़ के हालात, यहां पर इसके हालात, वो हालात, ये हालात क्यों होते हैं, उसका रीजन आपके सामने है क्यों होते हैं। समझ गए? कोई चीज प्रकृति में, सृष्टि में क्यों घटित हो रही है, इसका आंसर ज्योतिष से बढ़िया और कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। बॉलीवुड को आप कौन से प्लैनेट से जोड़ के देखते हैं बताइए? कौन सा प्लैनेट है? वीनस है। आपका जुपिटर कौन से घर में बैठा है देखिए? जुपिटर किसके घर में है? वीनस के घर में है। बॉलीवुड अपने देश में जितना फला फूला है, हमारे कल्चर की उतनी बैंड बजी है। हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को खत्म किया है। अब यहां पे मैं कोई ऑर्थोडॉक्स फीलिंग वाली बात नहीं कर रहा हूं कि भाई मैं कोई ऑर्थोडॉक्सी रख रहा हूं। मैं बिल्कुल आपको एक टेक्निकल पॉइंट दे रहा हूं कि भाई जुपिटर आपका 6th हाउस में बैठा है, वीनस के साइन में बैठा है। आप खुद समझते हैं कि अगर आप वीनस को ओवर पावर करेंगे तो यहां पे नुकसान किसका होगा? वीनस का होगा कि जुपिटर का? जुपिटर का होगा। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ऐसा कहते हैं। वो सोना तो बृहस्पति है। अब बृहस्पति है वीनस के साइन में, आप बढ़ाते रहो वीनस को, वो कभी सोने की चिड़िया बन ही नहीं पाएगा जब तक शुक्र प्रभावी रहेगा। इस कुंडली में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस कुंडली में 7 में से मतलब 9 में से, इनफैक्ट मैं कहूंगा, मतलब राहु केतु को चलो एक्सक्लूड कर देते हैं, भाई ठीक है, उनका तो कोई यानी बंजारे लोग हैं, लेकिन उनके अलावा जुपिटर एनिमी साइन में है, मार्स एनिमी साइन में है, मरकरी एनिमी साइन में है, वीनस एनिमी साइन में है, सैटर्न एनिमी साइन। आपका अपना घर कौन सा है? आप कौन से घर में रहते हैं? 4th में। पड़ोसी कौन से घर से देखते हैं आप? 3rd हाउस से। इस कुंडली में 4th लॉर्ड कहां चला गया? 3rd हाउस में चला गया। पड़ोसी आपके घर में रहेंगे। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, पड़ोसी आपके घर में रहेंगे। सिंपल है। किसी भी कंट्री का हाल जानना है, बड़ा मन करता है कई दफा लोगों को, बड़े बड़े लोगों को टीवी पे प्रिडिक्शन करते देखना। अरे यार, ये कैसे बोल रहा है, ये कंट्री का ये होगा वो होगा। अरे यार, ये कैसे बोल सकता है ये बात? आप भी बोल सकते हैं। राशि, प्लैनेट, कारक तत्व, हाउस क्या है, दशा क्या चल रही है, आप भी बोल सकते हैं। और यकीन मानिए, उससे ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी के साथ बोल सकते हैं।
यहाँ पे लिख रहे हो 15 अगस्त को आजाद हुआ, नेहरू की गलती हुई। अरे गलती नेहरू की नहीं है, गलती गांधी की। सबसे बड़ी गलती गांधी ने कही, जो नेहरू जैसा प्रधानमंत्री देश को सौंप दिया। गलती नेहरू ने नहीं की है, ये गलती गांधी ने की है, क्योंकि देश को जो प्रधानमंत्री मिलना था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलने थे। इट वॉज बिकॉज ऑफ गांधी। आप राव साहब को पढ़िएगा कभी, बिकॉज राव साहब ने अपनी वीडियो में स्पेशली बोला है। मेरे पास अगर कभी वीडियो वो हुई तो मैं उसकी क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगा कि उसमें राव साहब ने भी ये बात कही है कि एट द टाइम के जब इंडिया का फर्स्ट पीएम चुना जा रहा था, उस टाइम पे हर व्यक्ति जो था उसने वल्लभ भाई पटेल को वोट किया था, और ये हमारे नेहरू जी थे जिनको पीएम बना दिया। ठीक है, क्योंकि उनके चहेते थे। तो गलती गांधी की है, कभी भी ये मत कहा कीजिए कि भाई नेहरू ने गलती की। ठीक है, सबसे बड़ा कल्प्रिट वही है कंट्री। तो ये चीज, अब ये चीजें हो गई कि हाँ जी दिलीप जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सूर्य नारायण राव हैज सेव्ड टू सम एक्सटेंट। मुहूर्त उन्होंने चूज किया था, सही बात है। मुहूर्त तो आज भी चूज करते हैं। राम मंदिर का भी मुहूर्त जो है वो चूज किया है। देखिएगा आप सब लोग, सब लोगों के लिए केस स्टडी है। जो राम मंदिर का जो मुहूर्त है वो जिस पर्टिकुलर टाइम पे उस टाइम की कुंडली बनाइएगा, उसको स्टडी कीजिएगा, आपको पता चलेगा इसका आगे तक का क्या कंस्ट्रक्शन प्रोसेस रहेगा, कैसे कैसे चीजें चलेंगी, कब 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 क्या होगा इसको लेकर। तो वो सब चीजें आपको दिखेंगी। ठीक है, तो केस स्टडीज है। इन चीजों पे जब आप काम करेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा आप लोग। और कुछ दिखा मजेदार, बढ़िया, कुछ भी नजर आया हो, हाँ भाई ये चीज बड़ी अच्छी है। ये पूरी कुंडली एक प्लैनेट का खेल है। नहीं तो कोई बहुत एक्सीलेंट कुंडली नहीं है, एक प्लैनेट का खेल है सर। राहु कौन से घर में बैठा है? राहु 10th हाउस में बैठा है। क्या बन के बैठा है? 10th लॉर्ड बन के बैठा है। एस्पेक्ट किसका है? 9th जुपिटर का है। बात खत्म हो गई, सारे इफेक्ट बट इधर के उधर रह गए, सारे इफ सारे बट इधर उधर रह गए। अरे मैं तो किसी का भी कुंडली ले लूंगा, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, जिस मर्जी का भी, बट आप लोगों के लिए भी है कुछ, आप लोग भी स्टडी कीजिए बैठ के। अब मेरे से ही डिशेस बनवाते रहोगे? थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, थोड़ा नमक कम है ये है। आप लोग भी थोड़ा बनाइए।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, ये आप लोगों के लिए है, आप लोग देखिएगा। लेकिन आपने दुबई की कही तो मैं आपको बता दूं कि दुबई का फ्यूचर मेरे को बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता, हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे कि राहु पर जुपिटर का अगर एस्पेक्ट आ जाए तो वो नलीफाई कर देता है, बट हम ये कहेंगे कि राहु जिस घर में भी बैठेगा और जुपिटर का उस पर 5th या 9th एस्पेक्ट आ जाएगा, वो उस घर को बहुत बढ़ा देगा। आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप वो व्यक्ति है जो यूएस का प्रेसिडेंट ना होते हुए भी जिसके पास फेम था ऑलरेडी, था कि नहीं? आप बताइए, ऐसा कौन बंदा था भाई जो जिसने ट्रंप को यूएस का प्रेसिडेंट बनने के बाद जाना और पहले नहीं जानता था? ऐसा नहीं है। क्यों? बिकॉज राहु 10th हाउस में बैठा है, जुपिटर देख रहा उसको, उसके पास फेम है। वहीं आप बराक ओबामा को देख लीजिए, उसको लोग बाद में जाने कि हाँ भाई ठीक है, बराक ओबामा है, प्रेसिडेंट बन गया यूएस का, लेकिन उसका फेम उतना नहीं है जितना डोनाल्ड ट्रंप का है, चाहे उसने काम अच्छे किए हो बेशक। ठीक है जी, इसके अच्छे होने का तो थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया। अब आप कल आप लोग बने थे नीच भंग एक्सपर्ट्स, आज आप लोग बन गए राकेश एक्सपर्ट। राहु केतु शनि, शनि के शनि को तो खैर वैसे ही लेना आप लोगों ने, जैसे हम विष्णु लक्ष्मी योग में लेते हैं, बट स्टिल जो है राहु केतु के तो बन ही गए। खैर ज्यादातर पब्लिक इन्हीं को लेकर परेशान रहती है कि मेरा राहु कैसा जाएगा, मेरा केतु कैसा जाएगा, मेरे को तो मार्केश बता दिया है, मेरे को तो ये बता दिया, वो बता दिया, दुनिया भर की चीज। तो बैड क्या है, बैड कब होंगे? इनके बैड होने की भी कंडीशन है। अगर किसी का राहु किसी भी हाउस में बैठा हो, 1 से लेकर 12 तक कहीं भी बैठा हो, उसका डिस्पोजिटर, उसका डिस्पोजिटर जो है, यानी कि उसका जो राशि लॉर्ड है, वो ना ही किसी योग में हो, मतलब कोई योग ना बना रहा हो वो कुंडली में, और एनिमी साइन में बैठ जाए, खराब राशि में बैठ जाए, एनिमी साइन में बैठ जाए खराब राशि में। ये राहु केतु दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो दशा ऑफ राहु विल बी बैड, बुरी जाएगी। ठीक है, राहु की दशा जो है वो गलत जाएगी, अच्छी नहीं है। और ये एक कंडीशन बनी, दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि राहु केतु किसी भी घर में बैठे हो और उनका डिस्पोजिटर 6th 8th और 12th में बैठ जाए, 6th
8th और 12th में बैठ जाए, या फिर राहु खुद 6th लॉर्ड, या फिर राहु खुद 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड के साथ बैठे, या उनसे दृष्ट हो जाए, या उनसे दृष्ट हो जाए। ठीक है जी। लेकिन एक चीज और याद रहे, कल मैंने आपको डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स के बारे में बताया था कि अगर 3rd, 6th या 8th लॉर्ड डेबली हो जाए, वो एक राजयोग है, और 3rd, 6th और 8th में कोई प्लैनेट डेबली होकर बैठ जाए, वो भी एक राजयोग। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर वो राहु के साथ में है, यही डबली प्लैनेट्स जो 368 के जो है लॉर्ड है, और या फिर 368 में डबली होके बैठे हैं, और राहु के साथ में इनका कोई भी संबंध है, दृष्टि संबंध है या कुछ भी, तो उस केस में भी ये बढ़िया हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, मेरे को 2-3 आज जो पॉइंट्स आपने देखे हैं, जो आज आपने पॉइंट्स सीखे, उनमें से कुछ पॉइंट की विशेषता बताइए। चलिए, मेरे को इस कुंडली के अंदर मेरे को विशेषता बताइए। आज आपको 5-6 पॉइंट्स मिले हैं नए नए, बड़े अच्छे अच्छे, तो मेरे को जानना है कि भाई आपको क्या उनमें से कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो काम करते हुए। मैं बता दूं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली देखी थी, अभी आप मुकेश अंबानी की कुंडली देख रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को ये जानना है कि ये दोनों बंदों ने अपने काम के अंदर इतनी सक्सेस इनको क्यों मिली, मतलब रीजन क्या है इनको इतनी सक्सेस मिलने का अपने काम, मेरे को ये बताइए। क्यों मिली? आपको एक रूल बताया था कि अगर कोई भी प्लैनेट एग्जॉल्टेड हो जाए और एग्जॉल्टेड होकर उस पे जुपिटर की 5th या 9th एस्पेक्ट आ जाए, तो वो जिस हाउस को रूल करेगा उसके सिग्निफिकेशंस को मल्टीफोल्ड कर देगा। 10th लॉर्ड सूर्य है, एग्जॉल्टेड है 6th हाउस, और जुपिटर क्या कर रहा है?
एस्पेक्ट दे रहा है, 9th एस्पेक्ट। अब ऐसा हर आदमी है जो चाहेगा अपने जीवन में भाई अगर करियर हो तो ऐसा। आपको प्रैक्टिकली चार्ट्स दिखा दिए हैं कैसे काम कर रही हैं, कैसे काम नहीं कर रही। नोट्स बनाइए, पॉइंट्स को लिखिए और लग जाइए कुंडलियों। और मेरे को ग्रुप पे तो शोर मचता हुआ दिखता है कुंडलियों का, लेकिन लगता नहीं है कि पीछे से आप लोग निरंतर रूप से अभ्यास कर रहे हैं। नहीं, उसका मेरे को गारंटी नहीं। बीमारी भी दे सकता है, 100% बीमारी दे सकता है, और ये व्यक्ति बीमार है, इज नॉट हेल्दी। उसका 6th हाउस जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। अब 6th हाउस जब बहुत प्रोमिनेंट होगा तो एक चीज को तो खाएगा खाएगा, या तो बीमारी बहुत सॉलिड दे देगा, या आपके किस चीज को, आपके रिलेशनशिप को बर्बाद कर देगा। अब यहाँ पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए बिकॉज प्लेटफॉर्म पे है हम लोग, ठीक है, लेकिन आप सोच सकते हैं अगर रिलेशन के बारे में, अगर आपके सामने एक कुंडली आ जाए, आपको ना बताया जाए भाई किसकी कुंडली है, कौन है व्यक्ति, तो आप सोच सकते हैं रिलेशन कैसे हो, और ये सत्य निकलेगी। सर्विस रिलेटेड वर्क ही इज डूइंग, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों ने पढ़ा राहु केतु। अब एक और बहुत बढ़िया चीज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, वो है कि नवांश को कैसे यूज किया जाए। आपके पास दशा लगन के रूप में एक बहुत बढ़िया चीज आई। आपने बहुत अच्छे से उसको समझा कि किस तरीके से दशा लगन काम कर रहा है। अब उसी तरीके से हम नवांश को लेंगे।